सेमेस्टर 1 में बहुत सारा पेपर से, आपका कॉमन पेपर से कुछ जो आपने पहले थोड़ा थोड़ा किया था, जिसमें से आपका अकाउंट्स आता है, हम आपको अकाउंट्स करवाएंगे। ये अकाउंट्स 1 बोला जाता है। फिर आपका सेमेस्टर 3, उसमें आपका अकाउंट्स 2 रहेगा। फिर सेमेस्टर 5, उसमें आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स रहेगा। और सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहेगा। जो पहले का सिलेबस था, पहले का सिलेबस मतलब आप लोग का 1+1+1 सिस्टम से अभी बंद होके सेमेस्टर आया है। आपसे पहले क्या सिस्टम था? फर्स्ट ईयर का एक बार में एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर का एक बार में एग्जाम होगा, थर्ड ईयर का एक बार में एग्जाम होगा। वो अभी बंद होके साल में 2 सेमेस्टर होगा। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 थर्ड ईयर में। सेमेस्टर 1 में अकाउंट्स रहेगा, 3 में रहेगा, 5 में रहेगा, 6 में रहेगा। तो सर सेमेस्टर 2 में क्या रहेगा? उसमें अकाउंट्स नहीं रहेगा, उसमें हम लोग का कॉस्ट अकाउंट्स रहेगा। और सेमेस्टर 4 में भी आपका कॉस्ट अकाउंट्स रहेगा। एक कॉस्ट अकाउंट्स नंबर 2, एक कॉस्ट अकाउंट्स नंबर 1। तो ये जो पेपर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये सब हम आपको करवाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पेपर्स होता है जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो, वो सब पेपर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 4 में एक और चीज रहता है। सेमेस्टर 3 में रहता है टैक्स, इसका 1, और सेमेस्टर 4 में टैक्स 2। तो ये सब मेरा इंपॉर्टेंट पेपर्स जो मेरा अंडर में रहेगा। फिलहाल ये सब बात का बात है। अब बहुत जन क्या करता है ना, बहुत जन सेमेस्टर 1 में पढ़ाई लिखाई ठीक से करता नहीं। ऑफलाइन में क्या होता था, कॉलेज में पहली बार जाता है स्टूडेंट लोग, तो बहुत भावुक हो जाता है, मतलब बहुत एंजॉयमेंट करना लगता है कि अरे यार कॉलेज लाइफ है, चलो इसका थोड़ा जी लेता है। ये अगर आपका 1+1+ सिस्टम होता जो पहले हुआ करता था तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहला 4-5 महीना घूमो फिरो एंजॉय करो, फिर लास्ट का 3 महीना पढ़ाई करो। 1 साल का टाइम मिलता था, 10 महीना का टाइम मिलता था। अभी वैसा नहीं है। आपका जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है ऑफलाइन में, उसके बाद ही दुर्गा पूजा दिवाली का छुट्टी हो जाता है, उसके बाद ही एग्जाम स्टार्ट, दिसंबर में सेमेस्टर या जनवरी में सेमेस्टर। अभी भी आपका वैसे ही चलेगा। तो 3 महीने का पीरियड रहता है। सिलेबस ज्यादा कम नहीं है। और ये सब जो चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें से बहुत सारा चीज हम लोग नया है, पहली बार पढ़ेगा। अकाउंट्स बेसिक्स हम लोग किया होगा, टॉपिक्स आपने क्लास 11 में किया होगा, लेकिन बीकॉम में लेवल अलग होता है, थोड़ा टफ लेवल समझाएगा। जो आपका 11 का बुक का पहला 15-20 क्वेश्चन के बाद से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता था, वहां से हम लोग का बीकॉम स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले से ट्यूशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप अकाउंट्स पूरा भूल चुके हो। क्योंकि 11 का अकाउंट्स बहुत जन ठीक से पढ़ा नहीं होगा, ट्यूशन नहीं लेता है बहुत जन। अभी तो ऑनलाइन का सिचुएशन था, बहुत जन ठीक से ट्यूशन नहीं लिया था या भूल गया। इसीलिए ये बेस आपको अच्छा करना है। याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 सबसे इजी होता है, सबसे स्कोरिंग होता है। आपका ये टोटल 6 सेमेस्टर से, ये टोटल 6 सेमेस्टर्स मिला के आपका टोटल SGPA मतलब एवरेज पॉइंट आपका लिया जाएगा। तो 10 इज योर फुल। 10 में आपका अगर 8 के ऊपर SGPA रहेगा तो बहुत बढ़िया है। नॉर्मली सेमेस्टर 1 में मेरा स्टूडेंट लोग का 8, 8.5, 9 भी SGPA आया है। सेमेस्टर 1 में जी जान लगा के पढ़ लो, इजी है, इंटरेस्टिंग है, मार्क्स स्कोरिंग होगा, क्योंकि यहां पर कुछ पेपर MCQ भी है। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 आहिस्ता आहिस्ता टफ होता जाएगा। सबसे कम स्कोरिंग होता है सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, थोड़ा कम स्कोर हो जाता है। तो अगर आपका पहला 3 सेमेस्टर में ज्यादा SGPA आया है, तो फिर आपको फ्यूचर में उतना दिक्कत होने वाला है नहीं।
चलो हम मान के दे रहे हैं कि आपका सेमेस्टर 1 सपोज ऑनलाइन में एग्जाम हुआ, जैसे अभी लास्ट 1 साल 2 साल से सीए में हो रहा है ड्यू टू कोविड। अगर ऑनलाइन में एग्जाम हुआ तो आपके पास ये बहुत बड़ा चांस है कि सेमेस्टर 1 में 9 के ऊपर एसजी पे लेके आ जाए, और आया भी है, मेरा स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 मिला है। तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर इट इज हाई चांस कि सेमेस्टर 2 से ऑफलाइन हो जाएगा शायद। तो तब आपको अगर दिक्कत होता है एग्जाम देने में, एसजी पे थोड़ा कम भी होता है, तो टेंशन का बात नहीं है, सेमेस्टर 1 कवर हो जाता है। तो आप लोग के लिए सेमेस्टर 1 काफी वाइटल होता है, ठीक है ना। ओके, पेपर क्या क्या है, मेरे को जितना याद है सेमेस्टर 1 में अकाउंट्स आता है, लॉ आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल के एक पेपर है जो कि ना पूरा थ्योरी एंड एमसीक्यू है, और एक आता है इको एंड स्टैट्स, मैथ्स भी बोल सकते हो। ये 100 मार्क्स, ये 100, ये 100 और ये 100, और इसके साथ एक लैंग्वेज ग्रुप रहता है जहां पर आपका इंग्लिश हिंदी बंगाली जो भी है आपका पेपर वो रहता है, वो कंपलसरी रहता है। अब अकाउंट्स फुल सब्जेक्टिव, लॉ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एमसीक्यू आई एम डैम श्योर हमको जितना याद है पूरा हमको याद है वही है। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में भी एमसीक्यू है, लॉ में भी आई थिंक एमसीक्यू है। ट्यूशन सर सबका लेना पड़ेगा, मेरा सजेशन मानोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ट्यूशन नहीं लेना पड़ता। क्यों सर, क्योंकि ये बहुत ही थियोरिटिकल पेपर है, ये आपका बिजनेस स्टडीज कॉमर्स जो 11-12 में किए थे उसी के साथ रिलेटेड है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी इजीली मैनेजेबल। लॉ पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत जन डरता है कि सर क्या करें, हम बोलेगा चलो ठीक है ले सकते हो। इकोनॉमिक्स अगर 11-12 में नहीं था, अच्छे से नहीं किया था, तो इकोनॉमिक्स का भी ट्यूशन ले लीजिएगा। स्टैट्स का अलग टीचर होता है, स्टैट्स भी बहुत ही 50-50 है, स्टैट्स बहुत ही छोटा है, इको भी बहुत छोटा है। बट अकाउंट्स एंड लॉ का ट्यूशन लेना चाहिए, ये हम सोचते हैं, हमको जो रखता है। अभी हम आपको कोर्स फी पूरा बता देगा, अगर आप तीनों पेपर का लेते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हम ट्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि ये हम आपको ऐसे ही हेल्प कर देंगे, नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ट्यूशन। तो सब मिला के ट्यूशन फी एंड ऑल हम आपको सब बोल देंगे, पहला 2 क्लास हो जाने दो अकाउंट्स का। अब आज का क्लास हम लोग शुरू करेगा। यहां पर अकाउंट्स में बेस बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आपका सेमेस्टर 1 का पढ़ाई सेमेस्टर 3 में लगेगा, सेमेस्टर 5 में लगेगा, सेमेस्टर 6 में लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हो तो वो चैप्टर से आगे कोई काम का नहीं है, नो। अकाउंट्स 1 में वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स टुडे। आज पहला क्लास है, तो आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, कि हम देखना चाहते हैं कि आपको अकाउंट्स में क्या याद है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे कि अकाउंट्स में हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अकाउंट्स करवाता है, एक होता है गोल्डन रूल, एक होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंट्स में हम लोग हर एक अकाउंट्स को, हर एक आइटम को मेनली 4 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है एक्सपेंस, और में लिखते जाओ, एक होता है इनकम, एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज। ये हम लोग सब लोग ही जानता है, 11-12 में करके आया है, ये सब आइटम होता क्या है। फिर भी हमको बेसिक आइडिया एक बार रिविजन हो जाना चाहिए। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, तो खर्चा। खर्चा 2 प्रकार का होता है, एक खर्चा जो मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, और एक खर्चा जो मेरे को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मतलब 5 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल। 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद आपको वो बेनिफिट पाने के लिए फिर से खर्चा करना पड़ेगा, ये हो गया शॉर्ट टर्म। तो जो आइटम्स में हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, जो मेरे को हर साल पैसा देना पड़ता है, उसको एक्सपेंस कहलाता है। तो एक्सपेंस का मतलब हो जाता है जो हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, जो रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग मतलब जानते हो ना, चलता ही रहेगा, जब तक आपको वो बेनिफिट चाहिए आपको वो खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर बंद कर दिया तो बेनिफिट मिलना बंद। तो एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करोगे तो क्या चीज का बिजनेस कर सकते हो, एक आप गुड्स बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या फिर आप सर्विस दे सकते हो, जो कि हम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। सर्विस में मेरा कोई गुड्स होता नहीं है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा,
तो परचेज, ये परचेज शॉर्ट टर्म कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ? आप एक बार माल खरीदोगे तो प्रोडक्शन में भेजोगे, प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा तो फिर से खरीदना पड़ेगा, ये रिकरिंग नेचर हो गया, तो ये हो गया एक्सपेंस, इसीलिए परचेज मेरा एक्सपेंस। माइंड इट, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज करोगे, माल खरीदोगे, क्या वो खुद ब खुद बन जाएगा? नो सर, उसमें हमको लेबर लोग को लगाना पड़ता है, तो लेबर लोग को जो लगाओगे, वो लोग को जो पेमेंट करोगे, उसको कहलाता है वेजेस, सैलरीज। क्या आपको पता है सैलरी वेजेस में डिफरेंस क्या है? वेजेस जो फैक्ट्री में काम करता है, सैलरीज जो ऑफिस में काम करता है, दोनों केस में ये मेरा शॉर्ट टर्म होता है, तो इसको एक्सपेंस कहलाता है। ओके, रेंट, रेंट आप जानते हो, कैरेज इनवर्ड, कॉमा कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। सर ये होता क्या है? सिंपल है जब भी कैरेज वर्ड आएगा मतलब समझ लेना गाड़ी भाड़ा के बारे में बोल रहा है। सर गाड़ी भाड़ा मतलब जब आप रॉ मटेरियल खरीद के फैक्ट्री में लेके आओगे प्रोडक्शन के लिए, उसको जो गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है, उसको कैरेज इनवर्ड कहलाता है। माल को लाने का टाइम में गाड़ी भाड़ा, माल लेके आया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद आप उसको फिनिश गुड्स किया, फिनिश गुड्स करोगे क्या? उसको बनाने के बाद रखोगे अपने पास? नो, उसको हम लोग बेचने जाएंगे, कहाँ? मार्केट पे। तो तब जो बेचने जा रहे हो गाड़ी में, गाड़ी में लेके जा रहे हो, तो तब जो गाड़ी भाड़ा लगता है उसको कहता है कैरेज आउटवर्ड, मतलब माल को निकालने का टाइम पे। वॉट एवर इज द केस, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ये तो मेरा खर्चा ही। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड दोनों मेरा एक्सपेंस। तो शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म, एक बार गाड़ी भाड़ा दोगे तो एक ही बार आपको माल लेके जाने का मिलेगा ऑप्शन। और रिकरिंग नेचर, बार बार लेके जाओगे तो बार बार गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और क्या आ सकता है यहाँ पर? डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? जब आप कोई सामान बेचते हो, किसको? अपना कस्टमर को। आपको ये पता होना चाहिए आज का दिन में मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में हर ट्रांजैक्शन अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ट्रांजैक्शन क्रेडिट में चलता है। तुम बोलोगे सर क्या सर, हम अपना पारा का दुकान में गया था, वहां पर 1 kg मूढ़ी खरीदा, तो मूढ़ी खरीदने पे मेरे को उधारी में नहीं दिया, बोला 20 रुपया 25 रुपया दाम है, आपको कैश देना पड़ेगा, तो उधारी कहाँ हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट डीलिंग्स बिटवीन टू बिजनेस। आप तो कस्टमर हो, रिटेलर के पास से जो आप माल खरीदते हो उसमें क्रेडिट नहीं रहता है, लेकिन रिटेलर जो माल उठाता है, मतलब दुकानदार कहां से माल उठाता है? कंपनी से माल उठाता है। कंपनी जो वो माल देता है उसमें दुकानदार को क्रेडिट पीरियड देता है कि आप सामान को बेचो, पैसा आएगा फिर दीजिएगा। तो ये ट्रांजैक्शन पूरा ही 99% क्रेडिट में ही चलता है। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होता है, तो इसमें क्या होता है ना, डेटर्स क्रेडिटर्स आ जाता है। जिसको आप सामान उधारी में बेचते हो वो डेटर्स होता है। अब आपका कस्टमर आपको पैसा नहीं दे रहा है, 5,000 रुपये आपको मिलने का था, वो रोज बोल रहा है कल दे देंगे, कल दे देंगे, कल दे देंगे, पैसा दे ही नहीं रहा है। डर तो लगेगा भाई, कोविड का सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन में जब पैसा कोई गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं, आप 5,000 रुपया किसी के पास थोड़ी रखोगे, क्या करोगे? पैसा मांगोगे, तो दे नहीं रहे, क्या करोगे फिर? आप उसको बोलिएगा सुनिए हम आपको 5 दिन का मोहलत दे रहे हैं, 5 दिन के अंदर में मेरा पैसा दे दीजिएगा तो हम आपको 10% डिस्काउंट देगा, 5,000 के ऊपर 10%, 500 डिस्काउंट। बढ़िया है कि नहीं? कस्टमर के लिए तो बढ़िया हुआ, कस्टमर देखा अरे यार अच्छा बात है, चलो इस टाइम में हम अपना ड्यूज को क्लियर कर देता है, तो वो आपको 4,500 देने आएगा। ये जो 500 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया, ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, डिस्काउंट अलाउड। तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट कस्टमर आपको पैसा लौटाया। सेकेंड बेनिफिट, और कस्टमर आएगा आपके पास कि अरे ये बंदा डिस्काउंट देता है, तो आपका बिजनेस में बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। एक बार डिस्काउंट दिया, अरे ये ना पता है मेरा भैया पड़े थे इनके पास, ये सर ने ना भैया को 500 रुपीज डिस्काउंट दिए थे। अब वो बात सुन के आप मेरे पास फिर से थोड़ी ज्वाइन करोगे, पढ़ाना नहीं आता मेरे को, फीस के लिए थोड़ी ज्वाइन करोगे, क्या गारंटी हम आपको डिस्काउंट देगा? क्लियर? तो ये सब शॉर्ट टर्म होता है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये बार बार देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड इज आवर एक्सपेंस बिकॉज इट इज रिकरिंग इन नेचर। ओके, डिस्काउंट अलाउड के बाद इंटरेस्ट, और एग्जाम्पल नहीं डालेगा। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई पैसा उठाते हो बैंक से या कहीं से भी लोन, तो वो लोन के बदले में आपको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसको? लोन प्रोवाइडर को। ये जो इंटरेस्ट आप दिया कब तक दोगे? जब तक लोन रिपेमेंट ना हो जाए। हर साल दोगे कि एक ही बार दोगे? सर हर साल देंगे,
तो रिकरिंग नेचर, एक बार दिया तो एक बार के लिए आपको मोहलत मिला, मतलब 1 साल के लिए आपको टाइम लिमिट मिल गया। नेक्स्ट ईयर में फिर से अगर नहीं है, लोन रिपेमेंट नहीं कर पाया, लोन अभी भी बाकी है, आपको फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज रिकरिंग इन नेचर, इट इज एन एक्सपेंस। यहां तक मैंने आपको जनरल एग्जांपल्स डाल दिया है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग जर्नल्स करेंगे, लेजर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, वो सब में ये सब हम लोग का काम आएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। इनकम, अब इनकम में क्या आता है? बिजनेस करते क्यों हो, जॉब करते क्यों हो? पैसा कमाने के लिए। तो कोई भी हम लोग अकाउंट किसका बनाता है? बिजनेसमैन का। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपना बिजनेस का अकाउंट बनाओगे। तो ये जो बिजनेस का अकाउंट बनाता है, बिजनेस किया जाता है एक ही ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाने के लिए, इसी को इनकम कहलाता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ कैश इनफ्लो या बेनिफिट जो इनफ्लोज आता है हम लोगों का खर्चा करने के बाद, सेल करने के बाद, वो सब इनकम कहलाता है। डायरेक्टली यहां पर ये भी बोल देता है ये रिकरिंग नेचर होता है। एग्जाम्पल, सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है हम लोग का बिजनेस में सेल्स। उसके अलावा कुछ साइड में छोटा मोटा इनकम भी हम लोग का हो जाता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट किया बैंक में, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट इनकम हुआ मेरा। अच्छा एक बात बोलो, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल को नहीं करना चाहता है, सेल नहीं हो रहा है उसका, वो सिर्फ इंटरेस्ट चाहता है, क्या वो बिजनेस ज्यादा दिन चलेगा? इंटरेस्ट तो छोटा मोटा अमाउंट है, मेन तो आपका सेल्स है। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, परचेस किया सामान को, लेबर को पैसा दे रहे हो, गुड्स बना रहे हो, उसको अगर बेच नहीं पाओगे तो फायदा क्या होगा? देयरफॉर इंटरेस्ट रिसीव मेरा साइड का इनकम होता है, मेन इनकम तो सेल्स होता है। और क्या आता है? रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव मतलब ऑब्वियस है ना, आपका बिजनेस का, ऑफिस का ग्राउंड फ्लोर में कुछ खाली पोर्शन है, आपने कोई कैफे को बोला, सीसीडी को बोला कि आप यहां पर एक काउंटर खोल लो, ताकि मेरा जो एम्प्लॉइज है वो ब्रेक में आपके यहां पर आके कॉफी पी सके, टिफिन खा सके। तो ये जो आपने सीसीडी को भाड़े में दिया, या सुगर एंड स्पाइस या म्यू अमर को भाड़े में दिया, आप पैसा तो आप लोगे ना, फ्री में थोड़ी दोगे, तो उसको आपको रेंट मिलेगा उसके बदले में। तो ये रेंट आपको जो मिला ये इनकम हो गया, रिकरिंग हो गया, हर महीना हर साल मिलेगा, तो ये मेरा इनकम हो जाता है। सर एक सेकंड सर, यहाँ पर रेंट है, यहाँ पर रेंट रिसीव्ड है, डिफरेंस क्या है? अगर रिसीव वर्ड नहीं रहेगा तो वो मेरा इनकम होता है, और अगर रिसीव वर्ड नहीं है तो वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे सिर्फ रेंट होगा तो एक्सपेंस, सिर्फ इंटरेस्ट होगा तो एक्सपेंस, रिसीव हो जाएगा तो मिलाए तो इनकम। ओके, डिस्काउंट रिसीव सेम चीज। आपका दुकानदार आपको डिस्काउंट दिया, 5,000 रुपया आपको देना था, वो आपको 500 रुपया कम देने बोला, 4,500 आप दे रहे हो, तो आपके लिए अच्छा हुआ ना, आपके लिए भला हुआ, तो आपका भलाई हो जाता है, आपका बेनिफिट हो जाता है, तो बेनिफिट मतलब इनकम हो जाता है यहाँ पर। तो डिस्काउंट रिसीव, अगेन रिसीव व्हाट इज देयर। और क्या हो सकता है? ठीक है, मोटा मोटी यही इनकम से। एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स का डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलता है, थ्योरी बुक में, गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा। डेफिनेशन में हम नहीं जाते, आपको कॉन्सेप्ट को जानना है। एसेट्स का मतलब वी ऑल नो, फिर भी हम बता दे रहे हैं। एसेट्स का मतलब होता है जो आइटम से हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। which give us फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है सर, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, एग्जांपल दे रहे हैं। एसेट्स का सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एसेट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कैश। अब तुम बोलोगे सर कैश से फ्यूचर बेनिफिट क्या मिलेगा सर? अरे नहीं मिलेगा क्या? तुम सोचो, तुम्हारा पर्स में 5 रुपया है, वो बढ़िया है, या तुम्हारा पर्स में 2,000 रुपया का 500 नोट है, कौन सा बढ़िया है? सर 2,000 रुपया का 500 मतलब 10,000 रुपया से, वो तो बढ़िया होगा। क्यों? नोट से क्या होगा? सर नोट से जब हमको जी चाहेगा कुछ खरीद सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। कब? जब आपका जी चाहेगा, जब आपको रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि फ्यूचर में। तो फ्यूचर बेनिफिट देगा आपको कैश, इसीलिए हाथ में कैश होना जरूरी होता है। तो ये कैश मेरा एसेट कहलाता है।
क्योंकि उससे हम लोग फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके सर, अब देखो कैश सिर्फ रखना तो बहुत रिस्क हो जाता है, पिक पॉकेट हो गया, चोरी हो गया, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा कैश कैरी नहीं करता है, हम लोग बैंक में भी पैसा रखता है। तो बैंक भी मेरा एसेट हो गया। जब जी चाहोगे ऑनलाइन पेमेंट कर दो किसी को, अब बेनिफिट उठाओ। बैंक हो गया, लैंड, फर्नीचर, मशीन, प्रीपेड एक्सपेंस। यहां पर एक चीज समझना, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है सर? तो एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस में डालिए ना, मन करेगा आपको एक्सपेंस में डालने का। प्रीपेड का मतलब हो जाता है फ्यूचर का खर्चा आज पेमेंट कर दिया, फ्यूचर मतलब नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर आप आज पेमेंट कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट होगा आपको, फ्यूचर बेनिफिट। नेक्स्ट ईयर तक आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर बेनिफिट मतलब मेरा एसेट हो जाता है। याद रखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। एक्रूड इनकम, सर एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? जो इनकम मेरा मिलना बाकी है, एक्रूड मतलब बाकी है, लिख लीजिए। जो इनकम मेरे को मिलना बाकी रहता है उसको एक्रूड इनकम कहलाता है। मिलेगा कब? फ्यूचर में, फ्यूचर बेनिफिट, तो एसेट हो जाता है। और लास्ट एग्जांपल, डेटर्स। बहुत इसको डेप्टर्स बोलते हैं, प्लीज ऐसा प्रोनाउंसिएशन मत कीजिएगा, बी साइलेंट होता है। डेटर्स, DEBTORS। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स होता है वो बंदा या वो कस्टमर, वो पर्सन जिसको हम लोग सामान बेचते हैं, तो डेटर्स मेरा कस्टमर्स हो जाता है। डेटर्स हम लोग का कस्टमर हो जाता है, कस्टमर से पैसा हम लोगों को मिलने वाला है। मतलब आज हम लोग उधारी में बेचा, कस्टमर मेरे को बोला 2-3 महीना बाद पेमेंट कर देगा, तो आपको पैसा पे कब मिलेगा? 2-3 महीना बाद। फ्यूचर बेनिफिट हो गया। फ्यूचर बेनिफिट मतलब ये मेरा एसेट हो जाता है। तो डेटर्स मतलब एसेट। याद रखिएगा, अगर आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं तो ब्रैकेट में लिख लेना, जिसके पास से मनी मिलेगा। ओके एवरीवन, तो मोटा मोटी हम लोग का एसेट्स भी हो जाता है। लास्ट लायबिलिटी में जाएंगे। फ्यूचर लॉस, फ्यूचर में जब भी कोई लॉस होता है, फ्यूचर में लॉस हो सकता है, होने वाला है, तो उसको हम लोग लायबिलिटी बोलेगा। अभी लॉस होता है तो एक्सपेंस में डाल देता है, फ्यूचर लॉस बोला है तो ये मेरा लायबिलिटी होता है। एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सबसे पहले लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल होता क्या है? बहुत जन डेफिनेशन जानता है, मतलब कैपिटल मालिक जो पैसा लाता है, लेकिन कैपिटल को लायबिलिटी क्यों मानता है, ये आप पूछो किसी को भी समझा नहीं पाएगा। इसके पीछे का लॉजिक समझा रहा है, ध्यान से सुन लो। जब बाद में आप फ्यूचर में जॉब के लिए जाओगे ना, इंटरव्यू में जाओगे ना, आपको ये सब क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्या लगता होगा थर्ड ईयर का चीज पूछेगा? ये सब नहीं पूछता है, बेसिक चीज पूछ लेता है, ताकि कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं वो लोग। अब बोल नहीं पाओगे तो इंप्रेशन खराब हो जाता है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है जो मालिक पैसा लाता है बिजनेस शुरू करने का टाइम पे। ये आपको पूछा, आपने समझा दिया, वेरी गुड। ना बोलेगा वाई कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ लायबिलिटी, तो आप बोलना उसको कि सर हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेसमैन का नहीं है। बिजनेसमैन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू सेपरेट एंटिटी, अलग अलग एंटिटी है। अकाउंट्स किसका बनाता है? मालिक का पर्सनल अकाउंट नहीं बनाता है, हम लोग बिजनेस का अकाउंट बनाता है। सर क्या बोल रहे हैं सर, मालिक का नहीं बनाता? अब आप गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाओगे, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाओगे, वो सब रिकॉर्ड करोगे कि आज मेरा फोरम में इतना खर्चा हुआ, आज कॉफी पीने गया तो मेरा इतना खर्चा हुआ। ये सब हम लोग पर्सनल लाइफ में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ओनली ट्रांजैक्शन दैट आर रिलेटेड विद आवर बिजनेस। तो बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का इनकम, बिजनेस का एसेट, बिजनेस का लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। तो फिर मालिक ने पैसा लाया है जो, उसका कैपिटल कहलाता है। तो बिजनेस के बारे में सोचो, ये कैपिटल का पैसा जो मालिक ने लाया, बिजनेस के लिए क्या होगा? बिजनेस के लिए ये बोझ हो जाता है। खुद का पैसा नहीं है ना, किसी और का पैसा है, मालिक का पैसा है। तो वो पैसा को बिजनेस को संभाल के रखना पड़ता है कि जब मालिक बिजनेस बंद करेगा, मालिक को ये पैसा वापस करना है हम लोगों को।
Therefore, capital is the money of the proprietor or the businessman. Therefore, वो हम लोग के लिए, बिजनेस के लिए एक बोझ हो जाता है. इट्स लाइक आप ये समझो, आपके पास अपना आपका फ्रेंड ने कुछ पैसा रखने दिया था मार्च का महीना में, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, वो पैसा अभी भी आपके पास रखा हुआ है, फोन करता है ना, बोला हाँ मेरे पास पैसा रखा हुआ है. स्कूल खुलते आप जाते हो, पैसा चोरी हो जाता है या खो देते हो आप. फ्रेंड बोलते हैं मेरा 500 रुपया ला, तुम बोलते हो अरे वो 500 रुपया ना खो गया, तो बोलता तुम लौटा दे मेरे को, हमको नहीं पता. बोले अरे हम कहाँ से लौटाएगा, तुम्हारा पैसा था वो तो खो गया, हम अभी दे देंगे. अब ऐसे बोल सकते हो? नहीं, वो आपका पैसा नहीं है, वो आपका फ्रेंड का पैसा है, आपका जिम्मेदारी था उसको संभाल के रखने के लिए, आपने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था. अगर खो देते हो तो वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका बोझ, या फिर किसी और का पैसा अगर हम लोग लेता है तो हम लोग के लिए लायबिलिटी होता है. ये कॉन्सेप्ट को याद रखना. कैपिटल सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मालिक का पैसा जो बिजनेस में लाता है और बिजनेस का अकाउंट बनाता है, तो इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. गॉट इट एवरीबॉडी? तो मेरा कैपिटल हो जाता है. टाइम देगा डाउट पूछने का, जस्ट वेट. और क्या होता है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग मतलब भी बाकी होता है. एक्रूड मतलब भी बाकी, आउटस्टैंडिंग मतलब भी बाकी, दोनों यूज होता है. अच्छा लगता है अगर आप एसेट्स में एक्रूड वर्ड यूज करोगे, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करोगे. एग्जाम में इंटरचेंज करके भी दे सकते हैं, बट आपको समझना है वो एसेट है कि लायबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग मतलब जो खर्चा मेरा बाकी है. ये लायबिलिटी कैसे हुआ? ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा फ्यूचर में, फ्यूचर लॉस, तो फ्यूचर लॉस मतलब लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. व्हाट डज इट मीन सर? दिस मीन्स फ्यूचर का कोई इनकम आपको मिलने वाला था, वो पहले मिल चुका. तो फ्यूचर में अगर कोई पैसा मिलता है जो अभी आपको मिल चुका है, तो नेक्स्ट ईयर में वो आपको मिलेगा नहीं, तो फ्यूचर में लॉस हो गया. तो फ्यूचर लॉस मतलब ही मेरा लायबिलिटी. उसका इनकम नहीं बोल पाओगे. इनकम आपको सिर्फ करंट ईयर होता तो वो आप रिकॉर्ड करोगे. सिंस ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है जो आज मिल गया मेरे को, ये हम लोग के लिए लायबिलिटी हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में हमको मिलेगा नहीं. और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी फॉर अस. और क्या है? क्रेडिटर्स. जिसको पैसा देना है, आप जिसका अकाउंट बना रहे हो, मानो कि खुद का, तो आपको जिसको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि दुकानदार, जहां से आपने उधार में सामान खरीदा था, वो बंदे को क्रेडिटर्स कहलाएगा. समझे बात को? तो ये भी मेरा फ्यूचर लॉस है, लायबिलिटी आ जाता है. ओके, एग्जाम्पल्स यहां तक ही रहने देता है. एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करो. आप पहले लिखोगे फ्रॉम द फॉलोइंग identify assets, liabilities, expenses and income. उसके नीचे में आप ऐसा चार्ट बनाओगे. लेफ्ट हैंड साइड में आइटम्स को हम आपको बोलता जाएगा. कॉपी में आप आइटम्स को लिखो. क्लास अभी मत लिखो, एक बार पूरा कॉपी कर लो, फिर क्लास को लिखना. तो क्लास बोले तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको कैश बोला, तो कैश क्या होता है? एसेट होता है. तो लाइक दैट यू विल हैव टू क्लासीफाई. अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखो. Rent received in advance, point number G. Cash, rent, purchase, return inward, salary, depreciation, rent received in advance,
H, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। जल्दी से इसको लिख के क्लासिफाई करो, करके मेरे को बोलो डन। कैश एसेट, रेंट खर्चा एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस। रिटर्न इनवर्ड को समझो, रिटर्न अंदर की तरफ आया मतलब वापस आया। तो पहले क्या हुआ था, गया था। माल कब जाता है आपके पास से, जब सेल्स होता है। सेल्स इनकम होता है तो रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस होगा। रिटर्न इनवर्ड का एक और नाम सेल्स रिटर्न भी होता है। प्लीज इसको लिख के रखिएगा, इसको सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। आप चाहोगे तो ऊपर में एक्सपेंस में इसका एग्जांपल नाम लिख सकते हो, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न होता था, क्या होता है, परचेज एक्सपेंस होता है, वापस भेज दिया तो परचेज रिटर्न इनकम हो जाएगा। सैलरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी, बैंक इज एन एसेट। लास्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना पैसा था उससे ज्यादा आपने पैसा उठा लिया है। तो अगर आपने ज्यादा पैसा उठा लिया तो बैंक आपको छोड़ देगा, नो, बैंक को आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जाएंगे जर्नल का रूल्स में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से। डेबिट, क्रेडिट। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होगा, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगा। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट। तो कोई भी आइटम को डेबिट करोगे ना तो उसके पीछे कोई तीन में से एक कारण आपका रीजन होगा ही होगा। क्रेडिट करोगे ना तो तीन में से कोई रीजन होगा ही होगा। तो इसी के ऊपर पूरा अकाउंट डिपेंड करता है। अभी का अकाउंट्स नहीं है, होल लाइफ का अकाउंट्स। जब भी आप करोगे अकाउंट्स आपको यही रूल फॉलो करना है। गोल्डन रूल भी है, वो थोड़ा प्रिमिटिव है, उसका उतना अभी इंपॉर्टेंस है नहीं, आपको पूछेगा भी नहीं गोल्डन रूल्स या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सिर्फ हम सिखा रहे ताकि आपको फ्यूचर में दूसरा चैप्टर्स में हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इवेंट मतलब कोई भी घटना जो बिजनेस में टेक प्लेस हो रहा है। एनी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स in the business is known as an event. Event can be expressed in money terms or it cannot be expressed in money terms. मतलब वो आप पैसों से डिटरमाइन कर सकते हो क्या वैल्यू है उसका, या फिर उसको डिटरमाइन नहीं भी कर सकते हो। तो एग्जाम्पल, मैंने आज सामान खरीदा 5 लाख का, तो ये मेरा इवेंट जो मनी से, पैसा से डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने आज मेरा सप्लायर को फोन में बात किया और बोला हम आपको कल फोन करेंगे ऑर्डर प्लेस करने के लिए। यहाँ पर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल बात हुआ, बट ये भी इवेंट हुआ। तो हम लोग अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग अकाउंट्स में वो इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व रहता है। जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करता है। तो मनी इन्वॉल्व वाला इवेंट को ट्रांजैक्शन कहलाता है। मॉनिटरी इवेंट्स को ट्रांजैक्शन कहलाता है, और यही चीजों को हम लोग रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। इवेंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं होता, इवेंट मतलब नॉन मॉनिटरी, ऑब्वियस है, क्योंकि मॉनिटरी इवेंट होगा तो उसका ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। इसी के चलते एक लाइन आता है जो कभी कभार आपको थ्योरी में पूछ लेता है, ऑल ट्रांजैक्शंस
are events, but all events are not transaction. Please try to understand. इवेंट में मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों होता है, तो उसको आप ऑल इवेंट को ट्रांजैक्शन नहीं कहला सकते हो, बट ट्रांजैक्शन मॉनिटरी इवेंट्स ही होता है, देयरफॉर ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट्स, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इवेंट में नॉन मॉनिटरी इवेंट भी रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, एक कोटेशन है, जिसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कैसे? जर्नल एंट्री करके। अब जर्नल्स में हर एक ट्रांजैक्शन दो पार्ट होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का टू पार्ट्स होता है, इसीलिए उसको डुअल एस्पेक्ट कहलाता है। क्या बोलता है? डुअल एस्पेक्ट। एक डेबिट, एक क्रेडिट। डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, ऊपर में लिखा दिया है। तो आपको पहले आइटम को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई गलत कर दिया कि वो एसेट है, इनकम है, लायबिलिटी है या एक्सपेंस है, वहीं पर अगर गलत हो गया तो आपका पूरा जर्नल गलत हो जाएगा। तो पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर रूल के हिसाब से डेबिट क्रेडिट, फिर जर्नल पास। ठीक है ना? हम आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा है, इसके बाद का एग्जाम्पल आपको खुद से करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, business started with cash 40,000. Now tell me what are the accounts involved over here? एक तो कैश अकाउंट है, और जब बिजनेस शुरू करोगे तो उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? उसको कैपिटल अकाउंट कहलाता है। बिजनेस अकाउंट मत बोल देना, स्टार्टेड अकाउंट मत बोल देना, ये सब अकाउंट होता नहीं है। तो एक होता है कैश अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। पहले आप आइडेंटिफाई करो कैश क्या है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी क्या है। तो कैश एसेट है, कैपिटल क्या है? एसेट, लायबिलिटी है। अगर आपका एसेट और लायबिलिटी होता है तो आपको ये बोलना पड़ेगा ये बढ़ रहा है या घट रहा है। हम लोग अकाउंट्स बिजनेस का बना रहे हैं, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश बढ़ गया, प्लस एसेट्स। कैपिटल बिजनेस का बोझ, मालिक पैसा लाएगा तो बिजनेस का बोझ बढ़ जाएगा, तो प्लस लायबिलिटी। तो दोनों प्लस, क्यों नहीं? तो प्लस एसेट, आप देखोगे ऊपर में मैंने लिखा है डेबिट होता है, प्लस लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर 4,000. Okay, everyone? Goods purchased from Shyam 60,000. क्या होगा? एक तो परचेज, गुड्स अकाउंट नहीं होता है, परचेज अकाउंट। और क्या ये कैश में खरीदा? नाम अगर दे देता है तो मान के चलना वो उधारी में खरीदा। अगर कैश देता तो कैश मानते, कैश बोला नहीं है और नाम दे दिया तो ये उधार का ट्रांजैक्शन। तो श्याम मेरा क्रेडिटर हो गया, इसका नाम आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 60,000. श्याम कौन हो गया? रीजन क्या है? प्लस लायबिलिटी, क्रेडिटर बढ़ गया। पहले उसको एक भी पैसा लौटाना नहीं था, आज माल खरीदने के बाद उसको 60,000 लौटाना पड़ेगा। और परचेस क्या है? एक्सपेंस। ठीक है एवरीबॉडी? पॉइंट नंबर 3, machinery sold for cash to Rahul for 2,000. Can anyone tell me what are the accounts involved?
ये वाला में आप बेच रहे हो मशीन, गुड्स नहीं है, तो गुड्स होता तो सेल्स अकाउंट होता, बट मशीन बेचोगे तो मशीन का नाम आ जाएगा। चलो मशीनरी। अब मशीन आ रहा है या जा रहा है? सर जा रहा है सर, माइनस एसेट। माइनस एसेट क्या होता है? क्रेडिट टू मशीन। अब कैश आपको मिला, कैश इज एन एसेट, आपके पास आ रहा है तो प्लस एसेट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 2000। Got it everyone? Understood this thing? तो कैश प्लस एसेट, मशीनरी माइनस एसेट। ओके, हम आपको 6 या 7 एंट्रीज दे रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टडी मेट मिलेगा आप लोगों को, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन रहेगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहां पर क्या क्या आएगा? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा प्लस एसेट। रीजन दिया करो पहला कुछ क्लास के लिए, इसके बाद नहीं पूछेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट यहां नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? प्लस लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, एक सेकेंड। परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राम ट्रेडर्स। क्या खरीदा? गुड्स खरीदा या फर्नीचर खरीदा? सर फर्नीचर खरीदा, तो सर फर्नीचर अकाउंट आएगा। गुड्स होता तो परचेज होता। फर्नीचर आ रहे हैं हम लोगों के पास, फर्नीचर बढ़ जा रहा है, प्लस एसेट, प्लस एसेट डेबिट होता है हम लोगों का। टू किससे खरीदा? राम ट्रेडर्स। कैश में या उधारी में? उधारी में खरीदोगे तो जिससे खरीदा उसका नाम आ जाएगा, बट हम लोग इसको कैश में खरीदा, तो टू कैश माइनस एसेट। नेक्स्ट परचेज मोटर कार फॉर रीसेल। आई बेट बहुत जन इसको किया था। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आप लोगों ने एक चीज को नोटिस नहीं किया, वो है ये रीसेल। रीसेल का मतलब क्या है? आपने मोटर कार खरीदा क्यों? यूज करने के लिए? नो, तो बेचने के लिए। सिंस आपने उसको खरीदा है बेचने के लिए, तो ये हम लोगों के लिए गुड्स माना जाएगा। ये हम लोगों के लिए गुड्स माना जाएगा, और गुड्स को जब खरीदता है तो परचेज अकाउंट हो जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बोला नहीं है, नाम भी नहीं दिया हुआ है, तो कैश ट्रांजैक्शन ही मान लेगा। अगर ये रीसेल नहीं होता, सिर्फ खरीदते यूज करने के लिए, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट। ये इसका रीजन तो वही है, एक्सपेंस और माइनस एसेट। बी, सोल्ड गुड्स टू रोहन। रोहन डेटर्स हो गया, उधारी में बेचा, एसेट बढ़ गया, प्लस एसेट
रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इनकम। पॉइंट नंबर ई, मशीनरी परचेज फ्रॉम हरी 10,000 का, पेड बाई चेक 2,000। मैंने खरीदा था मशीनरी, तो मशीनरी मेरे पास आया, प्लस एसेट डेबिट। अब मशीनरी का टोटल दाम कितना है? टोटल दाम मशीनरी का 10,000 और 2,000 दोनों मिला के 12,000। नो सर, 10,000 में खरीदा था, कॉमा पे किया 2,000, बाकी है 8,000, तो मशीनरी का दाम 10,000 हुआ। चेक से पेमेंट करना मतलब बैंक से पैसा चला जाना, बैंक मेरा एसेट होता है तो चला जाएगा, तो माइनस एसेट टू बैंक माइनस एसेट। कितना दिया चेक में? 2,000 रुपीज, बाकी कितना? 8,000 टू क्रेडिटर। गेटिंग मी एवरीबॉडी? कहां से खरीदा? क्रेडिटर का नाम दे दिया, माई बैड, क्रेडिटर का नाम दे दिया तो हरी बोल के डालो। अगर हरी का नाम नहीं देता तो हम लोग क्रेडिटर बोल के डालते। तो ये क्यों हुआ? प्लस लायबिलिटी। रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं स्टार्टिंग का कुछ में। एक सेकेंड। नेक्स्ट, यहां पर देखो, एफ में बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम एस फॉर 5,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एफ प्लस लायबिलिटी, परचेज एक्सपेंस 5,000 रुपीज। पॉइंट नंबर जी, पे टू एस 4,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने 5,000 का सामान खरीदा एस से, और वही एस को आपने 4,500 दे दिया, 500 बाकी है, तो फिर 500 भी पूरा सेटलमेंट कर दिया और नहीं देना है हम लोगों को। तो फिर एफ अकाउंट, अच्छा एफ था या एस था? एस था, सॉरी। तो एस को आप पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी का बैलेंस कम हो जाएगा, माइनस लायबिलिटी। एस अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में माइनस लायबिलिटी। एस को तो पूरा देना है, 5,000 देने का था, बट हम लोगों ने दिया कितना? टू कैश माइनस एसेट 4,500। 500 रुपीज का जो हुआ हम लोग देंगे नहीं बोला है, तो ये जो हम लोग नहीं दिया और देना भी नहीं पड़ेगा, अच्छा कि बुरा है? सर बहुत अच्छा है सर, 500 का हम लोगों को डिस्काउंट मिल गया, इसको कहलाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। याद रखना, फुल सेटलमेंट मतलब ही हो जाता है डिस्काउंट का, बात आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों हुआ? इनकम है, लॉजिक है, ठीक है। तो एच जी तक हो गया हम लोगों का। एच में आ जाओ, बिल रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। अब ये बी आर अकाउंट डेबिट टू रोहन, तो बिल रिसीवेबल इज एन एसेट फॉर अस। बी आर अकाउंट डेबिट प्लस एसेट। कौन दिया? बिल किससे मिलता है? कस्टमर से मिलता है। कस्टमर पैसा नहीं देके वो एक बिल बना के देता है, बोले ये रखो, हम आपको बाद में पैसा देगा,
तो कस्टमर के साथ अभी मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा ट्रांजैक्शन ये बिल के अगेंस्ट में होगा। जब वो नया एसेट आता है प्लस एसेट, जो टू कस्टमर, क्या नाम था, रोहन, रोहन मेरा क्रेडिट हो गया, माइनस एसेट। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में आप पैसा जमा करोगे तो आपका कैश आपके पास से निकल के कहां जाएगा, बैंक में जाएगा, तो बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो प्लस एसेट माइनस एसेट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हम यहां लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये प्लस एसेट और ये माइनस एसेट। गॉट इट एवरीवन? तो हम लोग का आई तक हो गया, सिर्फ लास्ट का 2 बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बोलता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, और एक बोलता है फॉर पर्सनल यूज। ऑफिस यूज मतलब आपने बैंक से पैसा उठाया है ऑफिस के पर्पस के लिए, तो वो पैसा उठा के लाया कहां पर, ऑफिस का कैश बॉक्स में लाया, तो कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया। तो इसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश में लिखो प्लस एसेट, बैंक में लिखो माइनस एसेट, और लास्ट पर्सनल, जब भी पर्सनल यूज होगा समझ के लिए रखिएगा, पर्सनल मतलब ड्राइंग्स अकाउंट का बात आ जाएगा। तो फिर इसका एंट्री होगा आई जे के, इधर डाल रहे बॉक्स में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बैंक से उठाया तो बैंक, कैश से उठाया तो कैश। जो क्वेश्चन में देगा वो आपको लिखना है। तो टू जो क्रेडिट हुआ इसको लिखोगे माइनस एसेट, और ड्राइंग्स को ना आप एक्सपेंस की तरह भी मानता है बहुत जन, हम मानता है इसको एसेट की तरह। लायबिलिटी कैपिटल का ऑपोजिट है ये, कैपिटल से हम लोग क्या करता था फाइनल अकाउंट में, ड्राइंग्स को माइनस करते थे ना, तो ये ड्राइंग्स हम लोग एसेट की तरह हम मानता है, तो ड्राइंग्स को आप प्लस एसेट का रीजन डाल सकते हो। So this completes very important conceptual sum. It's a request to everybody, please revise. If you have any queries, feel free to ask me. Else, आज के लिए इतना ही रहेगा, प्लीज आप एक बार रिवाइज कर लो।